आवाज़ में समझ में आए धीरे धीरे बोलो। आवाज़ वाला खुला नीचे खुला आवाज़ खुला बोलो आवाज़ छोड़ो यार, तने देखो कि आवाज़ मार कर नहीं लो मैडम, नीचे रखी हूँ, नीचे रखी हूँ मैंने ऊपर डालो ऐसे। बोलो बेटा आपकी माया ऐसे ही एक बार निकालो आवाज़ हेलो हेलो ये आवाज़ कैसी आ रही है? सन
इतनी आवाज़ तो आ रही है। हेलो हेलो, क्या करें? ऑन तो है यार। अरे हेलो हेलो, आवाज़ आ तो रही है, साउंड ठीक है। हम अपनी तो बंदी कर रहे हैं आवाज़। अनुस, ये वाला बंद कर देना। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज कल मैंने आपको वैदिक टाइम के बारे में बता रहे थे हम, थोड़ा सा उसको आज ज़रा बता देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर था वो वाला तो ख़त्म हो गया था आपका, ये 2 मिनट बाद। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये सेकंड चैप्टर है आपका बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसमें आपको सबसे पहले, इसमें आपको सारा ही वैदिक टाइम का सारा एजुकेशन क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब क्या उद्देश्य थे, वैदिक काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे हैं और क्या शिक्षा की विशेषताएं रही हैं इन द वैदिक टाइम। सबसे पहले हमने कल आपको ऑल ऑफ फर्स्ट पहले हमने क्लियर किया था आपको कि वैदिक टाइम पीरियड कितने से कितने तक का रहता है। कल हमने आपको बताया था कि वैदिक टाइम पीरियड जो है वो 2500
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, 500 ईसा पूर्व तक था। दैट इज क्लियर। ये हमने बताया था कल आपको। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि वैदिक टाइम जो है, जो वैदिक टाइम पीरियड है, उसको 2 उपकालों में डिवाइड किया गया है, 2 सब यूनिट्स में उसको डिवाइडेशन किया गया है। पहला इसमें जो था वो है प्रारंभिक वैदिक काल, प्राइमरी वैदिक पीरियड। उसके बाद में सेकंड जो है वो है उत्तर वैदिक काल। अगर हम आपको एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि वैदिक पीरियड जो है, वैदिक काल के समय से ही शिक्षा का प्रचलन हुआ है। मतलब वैदिक शिक्षा ही भारत की सर्वप्रथम शिक्षा व्यवस्था का रूप रही है और वैदिक काल से ही शिक्षा का प्रचलन हुआ है। इसके विकास में वेदों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वेदों का मतलब क्या हुआ? वैदिक मीन्स वेदों का मतलब हुआ ज्ञान। आपको सबको इस बारे में पता है कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद, जिसमें सबसे प्राचीन जो एंशिएंट टाइम का सबसे पुराना जो वेद है, सबसे पहला जो है वो ऋग्वेद है, क्योंकि ऋग्वेद में मनुष्य जो है वो मानवता समाहित है। ऋग्वेद में मानवता समाहित की गई है और मनुष्य के 4 आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का डिस्क्रिप्शन जो है वो सारा आपको इसमें ऋग्वेद में दिया गया है, वर्णन मिलता है। उस समय जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्म की प्रधानता थी। मतलब शिक्षा जो थी वो आध्यात्मिक शिक्षा पे जोर दिया जाता था। और आजकल की शिक्षा जो है वो कैसी है? वो सामाजिक शिक्षा हो गई है, सोशल एजुकेशन। वैदिक साहित्य में शिक्षा से तात्पर्य जो है वो है विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। वेदों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ जो है वो है ज्ञान या विद्या की प्राप्ति करना। ज्ञान और विद्या की प्राप्ति करना। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वो था आत्मानुभूति या आत्मबोध। आत्मानुभूति या आत्मबोध का मतलब हुआ अपने आप को, खुद को पहचानना। और उस समय भी शिक्षा शब्द जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला, जैसे हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको क्लियर किया था हमने कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, उसके बाद में शिक्षा का व्यापक अर्थ, नैरो मीन्स ऑफ एजुकेशन क्लियर किया था। संकुचित अर्थ में है कि शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले छात्र को अपने गुरु से प्राप्त होती थी। ये हो गई आपकी संकुचित शिक्षा। इसके बाद में व्यापक शिक्षा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा की तरह है कि जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा, और यह व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाती है। वेदों के अनुसार भी शिक्षा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, कि परा शिक्षा और अपरा शिक्षा। जैसे कि हमने आपको बताया कि शिक्षा में 2 अर्थ डिवाइडेशन करे गए हैं, एक संकुचित अर्थ और फिर दूसरा व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में विद्या से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो बालक को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले, मतलब कि
विवाह के बाद जब वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, उससे पहले जब वो छात्र शिष्य से विद्या प्राप्त करता है या ज्ञान प्राप्त करता है, वो हो गया संकुचित अर्थ शिक्षा का। और इसके बाद में व्यापक अर्थ हो गया अनौपचारिक शिक्षा की तरह कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है और यह बालक को सभ्य और उन्नत बनाती है। वैदिक काल में भी विद्या जो है को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक हो गई परा और दूसरी हो गई अपरा। वैदिक काल में विद्या को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हो गया परा और सेकंड हो गया अपरा। परा का अर्थ होता है ब्रह्म प्राप्ति, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना के द्वारा ब्रह्म एवं मोक्ष की प्राप्ति। उस समय शिक्षा इस प्रकार की दी जाती थी कि जिससे कि बालक को ब्रह्म प्राप्ति हो या मोक्ष की प्राप्ति हो। और अपरा शिक्षा का अर्थ हो गया सामाजिक ज्ञान, सोशल नॉलेज। सामाजिक व्यवस्थाओं को या सोशल अरेंजमेंट को चलाने वाली शिक्षा, सामाजिक व्यवस्थाओं को चलाने वाली शिक्षा। वैदिक काल में आप लोगों को सबको पता है कि वैदिक सोशल साइंस आपने पढ़ी है, तो इसको समझने में टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी कि वैदिक काल के समय आर्यों का बोलबाला था और आर्यों का परम लक्ष्य क्या था? मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष को प्राप्त करना या हम निर्वाण भी कहते हैं इसको, मोक्ष को कहते हैं निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। अब इसके बाद हमने थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, अब हम वैदिक युग की शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताएंगे आपको कि वैदिक काल में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। Characteristics of education in वैदिक टाइम या वैदिक पीरियड, कि वैदिक पीरियड में शिक्षा की विशेषताएं क्या थी। आपको इसमें वही सबसे पहले ऑल ऑफ अस आपको पहले वही लाइन लिखनी है कि दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक या दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस मैटर। उसके बाद में आपको फर्स्ट पॉइंट डालना है जिसमें आप लोग लिखेंगे शिक्षा प्रणाली, कि वैदिक युग में शिक्षा प्रणाली किस तरीके की थी, किस तरीके से शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी और कैसे दी जाती थी। ये सारा आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में विशेषताओं में देखना है। वैदिक काल में क्या था कि छात्र माता पिता से अलग गुरुकुल में रहते थे। इसको हम लोग गुरुकुल प्रणाली भी कहते हैं। वैदिक काल की जो प्रारंभिक वैदिक काल जो है वो आप कहलाता है गुरुकुल प्रणाली, और उत्तर वैदिक काल को भी गुरुकुल प्रणाली कहते हैं कि बालक अपने माता पिता से अलग गुरुकुल में जाकर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करता था और गुरु मौखिक प्रवचन के द्वारा मतलब बाय ओरली मौखिक प्रवचन या मौखिक पद्धति का प्रचलन था उस समय। कभी कभी वहाँ पे वाद विवाद कथा प्रणाली का प्रयोग होता था और गृह कार्य होमवर्क भी देने का प्रयोग किया जाता था। वाद विवाद का मतलब ये हुआ कि कन्वर्सेशन इस तरीके का, जैसे कि गुरु ने कोई
धार्मिक कोई टॉपिक समझाया, रिलीजियस से रिलेटेड कोई टॉपिक समझाया, उसके बाद छात्र ने उनसे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए, उन्होंने जवाब दिया। इससे स्टूडेंट जो हैं, बालक जो थे, वो सेटिस्फाइड हो जाते थे। ठीक, ये आपकी थी वहाँ उस टाइम की शिक्षा प्रणाली। इसके बाद में आती है शिक्षण संस्था कि वैदिक काल में शिक्षण संस्थाएं किस तरीके की थी। तो गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी या फिर ऋषि आश्रम में। इसके अलावा गुरुकुल और ऋषि आश्रम के अलावा परिषद भी थी जिसमें कि शिक्षा बालकों को दी जाती थी, लेकिन परिषद में उच्च शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। परिषद में उच्च शिक्षा दी जाती है, ना कि प्रारंभिक शिक्षा बालक की। गुरुकुल जो है वो शांत वातावरण में, शहर से दूर, वृक्ष के नीचे या कुटिया बना करके इस तरीके से गुरुकुल का निर्माण किया जाता था। और आज भी इन दिस टाइम भी गुरुकुल प्रणाली जो है वो गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, विश्व भारती जैसे अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्रों में देखने को आज भी मिलती है। कहाँ पे? गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार। अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है शिक्षण संस्थाएं हो गई, शिक्षा प्रणाली हो गई। अब पाठ्यक्रम क्या था, सिलेबस क्या था? पाठ्यक्रम जो था, पाठ्यक्रम में राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, तर्क शास्त्र, दर्शन शास्त्र, व्याकरण, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और तर्क विज्ञान को शामिल किया गया था। नृत्य है, कला है, संगीत है, अभिनय है, इनको भी स्थान दिया गया। और हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा का भी पाठ्यक्रम में विशेष स्थान था। इसके बाद में आता है, इसी में आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये विशेषताएं हैं, पॉइंट द पॉइंट आपको लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आगे परीक्षाएं, कि परीक्षाएं किस तरीके से होती थी। बालक की परीक्षाएं जो हैं वो मौखिक रूप से होती थी, क्योंकि उस समय लिखित परीक्षा का प्रचलन नहीं था। और जो आज गुरु जो एक दिन पहले जो टॉपिक पढ़ाते थे, अगले दिन दूसरा टॉपिक शुरू करने से पहले उसका एक बार रिवीजन करते थे और छात्रों से पूछते थे। इसके बाद में अनुशासन तो गुरुकुल में छात्र पिता पुत्र की तरह रहते थे, इसलिए छात्र जो है वो आत्म अनुशासित होते थे। दंड की प्रक्रिया, जो पनिशमेंट की प्रक्रिया जो थी, वो सिर्फ एकमात्र प्रायश्चित, एक तरीके से प्रायश्चित स्वरूप होती थी। शव अनुशासन की प्रथा थी, बालक खुद अपने अनुशासन के साथ में रहते थे। और स्त्री शिक्षा भी उस समय दी जाती थी, अपूर्ण स्वतंत्रता थी, कोई रोक टोक नहीं थी स्त्री शिक्षा पर। वे बिना किसी भेदभाव को शिक्षा ग्रहण करती थी। ये आपकी हो गई हैं विशेषताएं। इसके बाद में आपको अब आगे देखना है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। ये हो गई विशेषताएं। अब आते हैं आगे उद्देश्य पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, आपको वही लिखना है इसमें। दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक या इन दिस मैटर। ठीक, इसमें फर्स्ट सबसे पहले आप हेडिंग्स डाल लेना कि पवित्रता की भावना का विकास। पवित्रता की भावना का विकास ये था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि बालक को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए कि उसमें पवित्रता की भावना का विकास हो। और ये तभी संभव है जब बालक धार्मिक शिक्षा से जुड़ा होगा। जब बालक धार्मिक शिक्षा से जुड़ा होगा तभी उसमें पवित्रता की भावना का विकास होगा, जिससे वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकेगा। फिर इसके बाद में सेकंड आती है हेडिंग्स जो हम लेके चलते हैं, वो है चरित्र निर्माण में सहायक।
प्राचीन काल में शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी, जिससे छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। जब उनके अंदर उत्तम चरित्र का निर्माण होगा तभी तो वो समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, मतलब कि शिक्षा इस प्रकार से हो जो बालक में चरित्र निर्माण में सहायक हो। ठीक, इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। हमने ये कब कहा है भाई इस टॉपिक में कि वैदिक काल में शिक्षा जो है वो जीविकोपार्जन का साधन है। ये तो हमने इसमें पढ़ा ही नहीं है टॉपिक में। ठीक है ना, मैंने कहा है इस चीज़ को। आप लोग कमेंट भी अगर डालते हो तो इस चीज़ को देख लिया कीजिए कि मैडम या सर पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, जीविकोपार्जन मैंने अभी इस टॉपिक में लेके आई हूँ। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि प्रारंभिक शिक्षा जो है, ठीक है, अग्रस्त जीवन में प्रवेश करने से पूर्व जो छात्र अपने शिष्य से प्राप्त करते हैं शिक्षा, इसमें जीविकोपार्जन का कोई हमने तत्व इसमें या फिर कोई वर्ड हमने इसमें डाला ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट इसी में हेडिंग आती है कि सामाजिक भावना का विकास। छात्र गुरुकुलों में परस्पर सहयोग के साथ रहते थे, एक दूसरे की मदद के साथ, जिससे उनमें सामाजिक भावना का विकास होता था। मतलब शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार का हो कि बालक में सामाजिक भावना का विकास हो सके, और ये तभी संभव था गुरुकुल प्रणाली में क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे और परस्पर सहयोग के साथ रहते थे। और लास्ट इसमें हेडिंग डाल लेना आप कि भावी जीवन जीने की शिक्षा। भावी जीवन जीने की शिक्षा। छात्रों को पशुपालन और कृषि, छात्रों को पशुपालन और कृषि आदि की शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद भावी जीवन में रोजगार प्राप्त कर सकें, रोजगार प्राप्त करें और गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर सकें। अब जरा इस चीज को नोटिस करिए आप कि उस समय शिक्षा दी जाती थी, लेकिन भावी जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी छात्रों को। पशुपालन और कृषि की शिक्षा के साथ में उनको भावी जीवन जीने की शिक्षा दी जाती थी, ताकि वे अपना रोजगार प्राप्त कर सके और गृहस्थ जीवन में निर्वाह कर सके। इसके बाद हमारा आगे आता है कि वैदिक युग की शिक्षा की व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक युगीन शिक्षा की व्यवस्था। वैदिक में शिक्षा की व्यवस्था के दो स्तर थे, एक प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद में उच्च शिक्षा। तो वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा पहला हो गया प्राथमिक शिक्षा का स्तर, और सेकंड हो गया उच्च शिक्षा का स्तर। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्राइमरी एजुकेशन इन वैदिक पीरियड कि प्राथमिक शिक्षा किस तरीके की थी। वैदिक युग में प्राथमिक शिक्षा का स्तर में सबसे पहले रहेगा सामान्य शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा
जब हमने कल आपको जब ये चैप्टर शुरू किया तो हमने बताया था कि वैदिक काल में शिक्षा पर आधिपत्य जो है वो ब्राह्मणों ने कर रखा था, इसको ब्राह्मण शिक्षा भी कहते थे, ठीक है। लेकिन जो प्राथमिक शिक्षा थी उस पर ब्राह्मणों का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ उपेक्षाएं भी की हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के पास इस शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण ये थे क्योंकि यह शिक्षा उनके हाथ में नहीं थी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो है यह सब वर्ग के बालक ले सकते थे, ठीक है। लेकिन उच्च शिक्षा जो थी वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शिक्षा को ग्रहण कर सकते थे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा जो है यह सभी छात्र प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का इस पर कोई अधिकार नहीं था। इसके बाद में आगे हम इसमें पढ़ते हैं प्रवेश। ये था आपका सामान्य शिक्षा, इसके बाद में आगे है प्रवेश। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ जो है वो 5 वर्ष की आयु से प्रारंभ होता था, और यह सभी जातियों के बालकों के लिए होती है शिक्षा। ऐसा नहीं है कि शूद्र वर्ग के बालक इसको प्राप्त नहीं कर सकते, ये सभी जाति के बालकों के लिए थी शिक्षा। इसका अर्थ ये था कि सभी जाति के बालक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अवधि, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अवधि वैसे तो कई जगह पे 5 वर्ष भी दी गई है, कई जगह पे 6 वर्ष भी दी गई है, ठीक है, कि 6 वर्ष में बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता था। इसके बाद में पाठ्यक्रम है, इसमें सिलेबस भी था प्रारंभिक शिक्षा में। तो पाठ्यक्रम में है कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते थे बालक, बोलना सिखाया जाता था वैदिक मंत्रों को, मंत्रों का स्मरण करना, पढ़ना, लिखना, भाषा, व्याकरण आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, ठीक। ये हो गई आपकी प्रारंभिक शिक्षा। इसके बाद में अब हम आगे पढ़ते हैं कि वैदिक युग में उच्च शिक्षा का स्तर कैसा था। वैदिक युग में उच्च शिक्षा का स्तर कैसा था। वैदिक युग में उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी निम्न प्रकार की थी। सबसे पहला आता है प्रवेश हमारा, कि उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों को दी जाती थी, जो हमने आपको अभी रिपीट किया था, फिर रिपीट कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य छात्रों को दी जाती थी, और छात्र सामान्य रूप से उपनयन संस्कार के बाद उनका प्रवेश होता था। अब आपको हम ये चीज़ अभी क्लियर कर दें, इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ एक बार और रिपीट करेंगे कि उपनयन संस्कार है क्या। उपनयन संस्कार का मतलब ये हुआ, उपनयन का मतलब हुआ कि छात्र को गुरु के समीप लेकर के जाना, ठीक। उसके बाद में उपनयन संस्कार के बाद ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रियों को 11 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष की आयु में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता था। ब्राह्मण को 8 वर्ष, क्षत्रियों को 11 वर्ष और वैश्य को 12 वर्ष में शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता था। मतलब कि सबकी आयु निर्धारित की गई थी गुरुकुल में या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के समय। इसके बाद में उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम किस तरीके का था। अब ये आपने पढ़ा था कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम, अब ये है उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में परा और अपरा
विद्या दोनों को स्थान दिया जाता था, मतलब कि आध्यात्मिक शिक्षा और सामाजिक शिक्षा। परा शिक्षा किससे संबंधित थी? आध्यात्मिक शिक्षा से, और अपरा शिक्षा सामाजिक शिक्षा से। सोशल एजुकेशन सामाजिक शिक्षा से संबंधित थी, और ये दोनों का ही रूप जो है ये उच्च शिक्षा में पढ़ने को मिलता था। परा जो विद्या है उसके अंतर्गत वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं आदि आध्यात्मिक विषय थे। और इसके बाद अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास हैं, तर्क शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र और भौतिक शास्त्र आदि को सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा और भी विषय होंगे जैसे नीति शास्त्र है, इन सबको, समाज शास्त्र है, इन सबको सम्मिलित किया गया था। इसके बाद में आती है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, कि शिक्षण विधि कैसी थी। छात्र पाठ विषय में छात्रों को या फिर पाठ पढ़ाने के बाद में जब गुरु उनको पाठ पढ़ा देते थे फिर उसके बाद में उसका मनन करते थे, चिंतन करते थे, और स्वाध्याय वो खुद ही उसको पढ़ते थे, रिपीट और पुनरावृत्ति करते थे, रिपीट करते थे बार बार उनको। प्रवचन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद आदि शिक्षण विधियां थी उस टाइम पे, टीचिंग मेथड थे। प्रश्नोत्तर हो गया, वाद विवाद हो गया, प्रवचन हो गए और व्याख्यान आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में आती है कि शिक्षण संस्थाएं क्या थी। शिक्षण संस्थाएं वैदिक युग में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षण संस्थाओं में गुरुकुल है, ऋषि आश्रम है, इसके बाद में टोल, चरण, घटिका, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर विद्यालय और विश्वविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाएं थी जहां पे शिक्षा बालक को उच्च शिक्षा दी जाती थी। अब जैसे कि हम आपको एक चीज अभी क्लियर कर दें कि जैसे हमने आपको बताया कि शिक्षण संस्था में टोल, चरण, घटिका, विशिष्ट विद्यालय, मंदिर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, तो इसमें भी हम आपको क्लियर कर देते हैं अभी कि टोल जो है, टोल में पर्टिकुलर संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी और सिर्फ एक शिक्षक होता था वहाँ पे शिक्षा देने के लिए। इसके बाद में चरण आता है, चरण में वेद के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती थी, इसमें भी एक ही शिक्षक होता था। किसमें? चरण में। जिस तरीके से टोल में एक होता था इसी तरीके से चरण में एक शिक्षक होता था। और टोल और चरण में अंतर इतना है कि टोल में संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी या भाषा से संबंधित शिक्षा दी जाती, लेकिन शिक्षक एक ही होता था। और चरण में भी वेदों के एक एक अंग की शिक्षा दी जाती, लेकिन शिक्षक एक ही होता था। ठीक। इसके बाद में घटिका, घटिका में धर्म और दर्शन, धार्मिक शिक्षा दी जाती थी वहां पे उस समय, उच्च शिक्षा दी जाती थी और इसमें अनेक शिक्षक रखे जाते थे। इसके बाद में आपका आता है विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी और उस विशिष्ट विद्यालय में उस विशिष्ट विषय से संबंधित सिर्फ एक ही शिक्षक होता था। ठीक, ये हो गया आपका विशिष्ट विद्यालय। और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा से संबंधित वाणिज्य हो गया और चित्रकला है, चिकित्सा शास्त्र है, इसके अलावा और भी शिक्षा विभिन्न शिक्षकों के द्वारा प्रदान की जाती थी। ये हो गया आपका उच्च शिक्षा से संबंधित कि उच्च शिक्षा में किस तरीके से प्रदान की जाती थी। और इसके बाद में टीचिंग मेथड आप सुन लीजिए इसमें कि वैदिक युग में टीचिंग मेथड क्या थे। आपको इसमें वही लिखना है सबसे पहले, टीचिंग मेथड ऑफ वैदिक एजुकेशन या वैदिक टाइम। ऑल ऑफ फर्स्ट यही लिखना है, दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस टॉपिक या दीज आर फॉलोइंग पॉइंट्स इन दिस मैटर। ठीक। इसके बाद में आपको फर्स्ट लिखना है प्रवचन विधि।
क्योंकि हमने आपको ये प्राइमरी एजुकेशन बताई थी। हायर एजुकेशन में क्या था कि प्रवचन विधि के साथ साथ उनको लिखना भी सिखाने लगे थे, वो लिखने भी लगे थे। किनको? जो उनको वेद और पुराण और उपनिषद की शिक्षा दी जाती थी और वेद मंत्रों का उच्चारण कराया जाता था, उन वेद मंत्रों को वो लिखना भी सीखने लगे थे। किसमें? हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में। गुरु छात्रों को धार्मिक ग्रंथों के प्रवचन देते थे और छात्र उन प्रवचनों के माध्यम से उन सुनते थे और उनका अनुकरण करते थे, मतलब उनको रिपीट करते थे, उच्चारण करते थे, प्रोनाउंसिएशन करते थे। ठीक, आज आपके लिए इतना, बाकी का कल हम इसके आगे आपका करवाएंगे। ठीक, गुड डे, हैव अ नाइस डे।